बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राबिया नूर साहबा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको भी इज़्ज़त दी, आपके ख़ानदान वालों को इज़्ज़त दी जी सर, और अल्लाह ताला अल का अमीन बहुत करम है। एकेडमी को अल्लाह ने इज़्ज़त दी। ज़ाहिर है हम ये फ्री सर्विस जो दे रहे हैं स्कॉलरशिप बेस पे, जी सर। तो हमारा भी लालच है इसके अंदर। जी सर, बिल्कुल, तो ऐसा लालच ही ये है। है कि आप जैसे बच्चों की एलोकेशन हो, वो हमारा नाम जिस तरह अपने वालदैन का नाम मशहूर करें, इज़्ज़त का बायस बने आप बच्चे। तो इसी तरह हम भी ये चाहते हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि हम भी बाद में फ़ख्र से कहें कि जो फ़लाँ जो बेटी है, फ़लाँ जो बेटा है, वो हमारी एकेडमी का स्टूडेंट है। जी, तो मैं आपको बार बार कई बार मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अल्लाह ने शुक्रिया सर, आपको इज़्ज़त दी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइए, एलोकेशन अब आपकी हो चुकी पीएमएस 13 के अंदर, जी, और टोटल पीएमएस की सीट थी 27, और दीगर जो सीट हैं वो उन सब को डाल के 35 हैं। जी सर, तो आपकी बुनियादी तौर पे जो एलोकेशन हुई है 27 के अंदर हुई है। जी, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि 27 में आपका नाम है, जी और सर, 27 के अंदर आपका 8वां नंबर है। जी सर, और ये टॉप 10 में जो आप आई हैं, ये अल्लाह का खास बहुत करम फजल और है। करम जी, है। सबसे पहले ये बताइए कि अब आपकी कैफियत क्या है, आपके जज्बात कैसे हैं? सर सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना बड़ा मकाम दिया कि 8वीं पोज़ीशन अता की। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है पेरेंट्स की दुआएँ या पेरेंट्स की जो एफ़र्ट है वो सारी थ्रू आउट सारे प्रोसेस में आपके साथ चलती है। जितना एक बच्चा स्ट्रगल करता है उतना ही उसकी पूरी फैमिली, उसके बहन-भाई, उसके वालिदैन उसके साथ स्ट्रगल करते हैं। हम बच्चे जो हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो पढ़ने के अंदर अपनी एफ़र्ट डालते हैं, लेकिन बाकी सारे जो घर वाले हैं, वो आपको पढ़ाई की सर्विसेज़ प्रोवाइड करने में उतनी ही एफ़र्ट डालते हैं। तो एक बच्चे का जितना इस भी कामयाबी किसी भी कामयाबी के अंदर रोल होता है, उसका 50% उसकी अपनी एफ़र्ट होती है और 50% उसके पेरेंट्स की है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, इस वक़्त सब खुश हैं, मेरे घर वाले खुश हैं, मेरे बहन-भाई, मेरी अम्मी, मेरे वालिद साहिब और बज़ाते खुद मैं भी। तो अब अगर हम बात करें कि 8वीं पोज़ीशन की जो पहले 10 नंबर्स में हैं, तो ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है। पिछले साल मेरा मेरिट नंबर था 63 और सीट्स थी 43। तो मैंने पिछले साल ही ये बात डिसाइड की थी कि अगर मैंने अपनी एलोकेशन लेनी है, तो मैंने अपनी पहली 10 पोज़ीशनों में लेनी है, या जो भी जिसे आप कह लें कि अगर हम दुआ करते हैं, तो मैं कहती थी कि मेरी दुआ जो है, वो ये थी कि सिंगल डिजिट पोज़ीशन आनी चाहिए कि फर्स्ट से 9th पोज़ीशन में। और मेरी 1-2 टीचर्स हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि आपकी जो एफर्ट्स हैं या जिस तरीके से आप तैयारी कर रही हैं, इंशाल्लाह आप पहली 9 पोजीशंस में लाजमी होंगी। तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, मेरे वालिद साहब जो हैं वो दुआ करते थे कि मेरी बेटी को पहली पोजीशन मिले। तो जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं 8वें नंबर पे थी। तो मेरे अब्बू कहते हैं कि तुम्हारी उन टीचर ने कहा था कि तुम्हारी पहली 9 पोजीशंस में आएगा, तो उनकी बात सही हो गई है कि तुम सिंगल डिजिट पोजीशन तुमने अचीव की है। तो ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है और इसमें अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम अल अमीन एकेडमी जो माशाल्लाह है। फ्री यहाँ सर्विस दे रहा है, यहाँ रेगुलर क्लासें होती हैं, मॉक इंटरव्यूज होते हैं, हमारे पास फ्री खाना, फ्री रहायश, दूर दराज के जो बच्चे हैं, जी इस सर। प्रोजेक्ट के हवाले से आप क्या कहेंगी, और आपको कैसे यहाँ वेलकम कहा गया, कैसी आपको सर्विसेज मिली, जी सर। और आने वाले नए बच्चों को अल अमीन एकेडमी के हवाले से क्या गाइड करना जी। चाहेंगे? सर ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। स्पेशली जब बच्चे एक तैयारी के फ़ेज़ में होते हैं तो उनके पास इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो हर अकेडमी में जाके पे कर सकें और फिर उसके बाद वो उससे फ़ायदा उठाएँ। तो ये एक ऐसा इदारा है जो बच्चों को अपॉर्च्युनिटी देता है कि वो फ्री सर्विसेज़ अचीव कर सकें। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो मैंने इंटरव्यू की मेजर तैयारी यहाँ से की है और उसके अंदर डिफरेंट मैंने पैनल मॉक्स दिए थे या इंडिविजुअल मॉक्स जिसे आप कह लें। तो जो भी पैनलिस्ट के अंदर लोग होते थे वो कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें सीनियर लोग थे, कुछ इंटरव्यूज़ ऐसे थे जिसमें पीएमएस की सर्विस वाले लोग थे। तो हर एक के पास वो आपके परफॉर्मर्स होते हैं, उसके ऊपर वो रिव्यूज़ लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उन रिव्यूज़ का होता है कि जब इंटरव्यू के बाद 30-35 मिनट के इंटरव्यू के बाद आपको आइडिया मिलता है कि आपके अंदर कौन से पॉइंट्स हैं जो 4-5 लोगों ने हाईलाइट किए हैं। कुछ नेगेटिव में होते हैं, कुछ पॉजिटिव में होते हैं। तो फिर जब आप घर जाके उनका खुद से एनालिसिस करते हैं कि मैंने नेक्स्ट मॉक से पहले अपने अंदर ये चीज़ें इंप्रूव करनी है या अपने में से ये जो मेरी वीकनेसेस हैं इन्हें बाहर निकालना है,
या जो चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ के अंदर हैं उन्हें मैंने ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। तो वो जो इंटरव्यू का एनालिसिस है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वो आप 3-4 दिनों के बाद या 1 वीक के बाद जब आके अपने पूरे इंटरव्यू के फेज़ में देते हैं, जिस भी बच्चे को जितना टाइम मिलता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 2-3 हफ्ते मिलते हैं, कुछ हैं जिन्हें 2-3 माह मिल जाते हैं। तो इस हवाले से फिर हर बंदा अपना एनालिसिस करके तो उसे पे फॉरवर्ड करता है या उसे फॉलो अप करता है और उसके अकॉर्डिंग जो वो इस उसका कामयाबी के रिजल्ट है। पीछे आप क्या समझती हैं, जो रूहानी क़ुव्वत है, जो अल्लाह की रहमत है, जो वालिदैन की दुआएँ हैं, और फिर मैंने आपको वज़ीफ़ा भी पढ़ने के लिए दिया था, जी तो सर। आपको याद होगा क्या, इस पे क्या कहेंगे आप? सर मेरे ख्याल में एक बंदे की मेहनत से ज़्यादा उसका इस बात पे यकीन होना चाहिए कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर अता करेंगे। मेहनत का फल उसे एक दिन ज़रूर मिलता है, लेकिन वो फल उस वक़्त मिलता है जब आप अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं या जब आप अल्लाह ताला से उस चीज़ की दुआ माँगते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि मेरी इस फ़ेज़ के अंदर जो एलोकेशन हुई है वो ज़्यादा अपनी दुआओं की वज़ह से हुई है या मेरे पेरेंट्स की दुआओं की वज़ह से हुई है, वरना 2 माह की मेहनत से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 7 अप्रैल को लास्ट टाइम रिजल्ट आया था और मई या जून में पेपर थे, तो 2 माह में बंदा अपनी रिवीजन ही मुश्किल से कर पाता है। लेकिन इस दफ़ा मेरा जब रिटन का रिजल्ट आया था, तो मैंने उस दिन से ही अपनी दुआएँ स्टार्ट कर दी थी कि फाइनल एलोकेशन मुझे चाहिए। तो ज़्यादा मेजर हिस्सा इस दफ़ा मैं समझती हूँ वो यही है कि जो मेरी दुआएँ थी या जो मेरे पेरेंट्स की दुआएँ थी या जो टीचर्स की दुआएँ थी, वो रंग लाया। वज़ाइफ पढ़े आपने? से मैंने तहज्जुद का स्टार्ट किया था कि जिस दिन से मेरा रिजल्ट आया था ना रिटन का, 27 सितंबर को आया था, तो कंटिन्यूअस मेरी कोशिश थी कि मैं अपनी तहज्जुद पढूँ और उसमें दुआ वगैरह अब ये मांगूँ। बताइए कि आपने प्राइमरी कहाँ से किया, मिडिल कहाँ से किया, मैट्रिक कहाँ से किया आपने? से मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट बेस्ड है। मैंने मिडल और प्राइमरी अपने गवर्नमेंट स्कूल जूनियर मॉडल से किया था जो वहादत रोड पे है। उसके बाद मेरी हाई स्कूल जो 9th और मैट्रिक है, ये मेरा वहादत रोड पे एक स्कूल है गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ से है। और उसके सारी बाद आपकी एजुकेशन सरकारी स्कूल जी सिस्टम के सर, अंदर? स्टार्ट के शुरू के 1-2 साल जो 1 टू 3 क्लासेस होती हैं, वो थी प्राइवेट घर के पास जो स्कूल होता है। लेकिन उसके बाद 3 या 4th के बाद से मेरा कंटिन्यूअस गवर्नमेंट स्कूल ही है। और उस मैट्रिक के बाद आपने क्या किया? मैट्रिक में मेरे मार्क्स आए थे फिर 1045, तो उसकी बेसिस पे मुझे स्कॉलरशिप में एडमिशन मिल गया था पंजाब कॉलेज में। वो भी मेरा फ्री था, यानी उसमें कोई भी फीस नहीं थी। 3 माह के बाद आपने 10 रुपए जमा करवाने होते थे, तो स्कॉलरशिप वाले कैंपस में मेरा एडमिशन हो गया था। तो एफएससी मेरी पंजाब कॉलेज से है। पंजाब कॉलेज में फिर मेरे मार्क्स आए थे 1035 एफएससी में। वो मेरी लाहौर के अंदर 7th पोजीशन थी, जिसका मुझे गवर्नमेंट से फिर स्कॉलरशिप मिलती रही। फिर मेरे फादर जो हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनकी सर्विस से बेनोवलेंट फंड मिलता है। अगर कोई पेरेंट है उनके बच्चे जो हैं उनकी परसेंटेज 90 से अबव होती है, तो उनके बच्चों को फिर बेनोवलेंट फंड मिलता रहता है। तो मुझे 7th पोजीशन होने की वजह से गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप मिलती रही, फिर बेनोवलेंट फंड मिला। उसके बाद फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो यूईटी में मैंने एडमिशन लिया। मेरी डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग की। तो वहाँ पर भी आपको सेमेस्टर वाइज अगर आपकी पोजीशन आती है तो वहाँ पर भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है कि आपकी जो फीस है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो भी आपके मुझे साथ अम्मी साथ अब्बू मिलते क्या रहे। करते हैं? कितने बहन-भाई हैं आपके? सिर्फ जो मेरे वालिद साहब हैं वो रिटायर्ड हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, 16 ग्रेड से। अब वो रिटायर हो चुकी हैं, 7 साल हो चुके हैं। और जो मेरी अम्मी हैं वो हाउस वाइफ हैं। बहन भाई मेरे 3 हैं, 3 हम लोग टोटल बहनें हैं और एक मेरा भाई है, तो टोटल बहन भाई 4 हैं। जो सबसे बड़ी सिस्टर हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने BUCIT से पढ़ा हुआ है। जो सेकंड वाली हैं उन्होंने एमफिल फिजिक्स किया हुआ है, वो गवर्नमेंट जॉब करती हैं। जो बड़े वाली हैं वो प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। सेकंड वाली जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं। बचपन थर्ड की कोई फिफ्थ शरारतें, कोई ख्वाब, कोई आपने बच्चों को ऑफिसर बन के डांटा हो कि मैं अफसर हूँ आपकी, जिस तरह आज माशाल्लाह आप असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी हैं, तो कुछ होते हैं ना बंदे के ख्वाब होते हैं, ख्याल होते हैं, वो बंदे को आगे लेके जाते हैं। तो कभी बचपन में आप अपने बहन भाइयों के साथ ऑफिसर बनने की कोशिश की आपने? से छोटे होते स्कूल टीचर अक्सर खेल लेते थे। उसके अंदर फिर मतलब एक दूसरे से आपस में पूछ लेते थे कि आपके एम्स वगैरह क्या हैं या आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तो छोटे होते वैसे मेरा इतना नहीं था कि मैं ऑफिसर वगैरह बनूंगी, तब तक तो यही प्लान था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी। ये इस फील्ड में आने का मैंने ज़्यादा अपनी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसके आखिरी साल में सोचा था कि मैं इस तरफ मूव फॉरवर्ड करूंगी, इंजीनियरिंग को इतना परस्यू नहीं करूंगी। अब मुझे ये बताइए कि अब आप ऑफिसर बन चुकी हैं, आपका कोर्स होगा, उसके बाद आप सिस्टम में आ जाएंगी। जी सर। अब क्या आप तब्दीली लेके आएंगी? एक जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के बारे में मुआशरे में बातें हैं कि जी साहब मीटिंग में हैं, साहब छुट्टी पे हैं,
साहब ने आज काम नहीं करना फलां, जिस तरह का आम बंदे जी के जी जहन में एक तवसत जो है, एक जहन बना होता है एक आम बंदे का ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। आप नया क्या करना चाहती हैं? लोगों की खिदमत, जो हमारा अल अमीन अकेडमी का जो सबसे बड़ा टारगेट है, वो ये टारगेट ये है कि कोई माँ-बाप ये ना अफ़सर से सुने कि आज काम नहीं हो सकता, यानी कि फ़ाइल को लटकाना नहीं है, जी। काम जल्दी करना है। तो अब आप इस सिस्टम में आ चुकी हैं, तब्दीली लेकर कैसे आएँगी इस सख़्त तीन माहौल में, इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कैसे काम करेंगी आप? तो मुझे लगता है ये एक अपने बंदे की शख्सियत पर डिपेंड करता है कि जो लोगों की शख्सियत होती है वही आगे पोर्ट्रे होती हैं। अब मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं अपनी मैट्रिक से या एफएससी के बाद से अपनी इवनिंग में कोई ना कोई काम करती रही हूँ, लाइक मैं पढ़ाती रही हूँ या डिफरेंट जगह पे सर्विसेज देती रही हूँ। तो और वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं दूसरों को एक वैल्यू देती हूँ। अगर कोई शख्स है तो आपने उसे ये नहीं, उसके ओहदे के मुताबिक नहीं देखना कि इसका ओहदा क्या है। तो जब एक इंसान है वो अपनी मोरल वैल्यूज को अपने ओहदे के साथ नहीं ना देखता, वो देखता है कि जो उसकी मोरल वैल्यूज हैं वो वैसे ही हैं, वो बगैर सीट के भी उसकी मोरल वैल्यूज हैं और सीट के साथ भी हैं। तो अगर आप उन मोरल वैल्यूज को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आप एक मुआशरे में या अपने आसपास के लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो जो भी वहाँ पर सबॉर्डिनेट्स होते हैं या जो भी ऑफिस में आपके साथ वर्किंग वाले लोग होते हैं, आप उनके साथ अपना रवैया अच्छा रख सकते हैं। आपके पास जो काम आया है आप अपनी जिम्मेदारी को पूरे टाइम से फॉलो अप करके उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप उन सारी नॉर्म्स को लेकर नहीं चल रहे जो मुआशरे में पहले से चल रही हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए, अपनी वैल्यूज को देखते हुए उन्हें ही आगे परस्यू करें। तो अगर लोग किसी काम को शुरू करने से पहले अपनी स्किल्स और अपनी मोरल वैल्यूज को सामने रख लें और वो इस बात का अहद कर लें कि वो उन्हीं मोरल वैल्यूज को फॉलो अप करेंगे, तो ये माशरा बहुत तरक्की कर सकता अब मुझे ये बताइए कि एक स्टूडेंट को, वो सीएसएस का हो, बीएमएस का हो, उसको कितने घंटे 24 घंटों में से अपने आप को देने चाहिए? कितने घंटे उस स्टूडेंट को स्टडी को देने चाहिए? है। सर ये हर बंदे पे अपना डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम पढ़ाई को देते हैं या कितना टाइम अपनी ज़ात को देते हैं। तो मेरा ये तैयारी का पूरा ड्यूरेशन था 2 साल का। ऑलमोस्ट मैंने 2022 के शुरू में या आप कह लें 2021 के एंड में तैयारी शुरू की थी। तो पहली दफ़ा तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि आपने नोट्स वगैरह कंपाइल करने होते हैं। तो उन 6 से 7 माह में मैंने तकरीबन 12 से 13 घंटे अपने आप को दिए थे क्योंकि 12 12 से सब्जेक्ट्स 13 घंटे आपने स्टडी की है। जी, क्योंकि जब आपके पास कोई बेसिक नहीं है, कोई आपके पास किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स तैयार नहीं हैं, तो आप उस टाइम पे ज़ीरो हैं। आपने एक-एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, आपने उनके नोट्स बनाने हैं। मैंने जो भी सारी तैयारी की है, वो अपनी नोट्स की बेसिस पे की है कि मेरे से बुक्स वगैरह से इतनी अच्छी तैयारी नहीं होती कि एक बुक के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं वहाँ से याद कर लूँ या उसे प्रेज़ेंट कर लूँ। मैंने कोई भी टॉपिक चूज़ करना है, बेशक वो पॉलिटिकल साइंस का है, बेशक पंजाबी का है, बेशक इस्लामियात है, उर्दू है, उस टॉपिक को मैंने अच्छे से समझना है। अब कुछ लोगों की आदत है कि वो बुक से समझ लेते हैं, तो मैंने ज़्यादा चीज़ें समझ के फिर अपने सारे नोट्स बनाए थे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तकरीबन 6 से 7 माह में मैंने अपने नोट्स जब कंप्लीट कर लिए, तो डेट शीट आ गई, फिर 1 महीने के टाइम में मैंने चीज़ें सारी रिवाइज़ की। कितने घंटे नींद थी आपकी? फिर मेरी शुरू से ही नींद 7 से 8 घंटे, मैं ज़्यादा नहीं सोती। और वर्जिश को, पार्क में जाने को, और फिर आपने जिस्मानी तौर पे आपने वो कैसे आपने सेट रखा? सर ये ऑफ एंड ऑन होता है, कभी मैं वॉक पे चली जाती हूँ, कभी नहीं जाती। वैसे कोशिश होती है कि 1 घंटा तकरीबन वॉक को दिया जाए, क्योंकि वैसे भी मेरी पर्सनैलिटी नेचर लविंग है। मैं जो पार्क्स वगैरह हैं या गार्डन्स हैं, इनमें जाना पसंद करती हूँ। तो अगर टाइम वगैरह अवेलेबल हो, तो फिर मैं आधा घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट कोशिश होती है कि चली जाऊँ। मेरा ख्याल है आज के इस इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है आपसे कि एक स्टूडेंट के ऊपर जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को वो कैसे हैंडल करे। यानी कि मैंने देखा कि कई बेचारे नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं, परेशान होते हैं, वो पेपर में उन लिखने के मौके पे वो जी, उनका एक जो पसीना आ रहा होता है, जी, फाइनल इंटरव्यू में उनके लिए बड़े मसाइल जी, होते हैं। वहाँ हम जो मॉक इंटरव्यू यहाँ करते हैं, जी, वहाँ पे बेचारों की ना टांगे कांप रही जी। होती हैं। तो इस पे आप क्या सिर्फ कहेंगी कि भई प्रेशर वो जो प्रेशर है, जी। उस प्रेशर को नहीं लेना? से प्रेशर हैंडलिंग की सबसे जो मेरी पर्सनैलिटी की चीज़ थी, वो ये थी कि मैं तैयारी के टाइम पे ये नहीं सोचती थी कि मेरा इंटरव्यू है या मेरे पेपर हैं। अब मुझे पता है कि मैंने 6 महीने तैयारी करनी है, तो मैंने इस डर के बगैर तैयारी करनी है कि मैंने कोई पेपर देने हैं। मैंने सिर्फ़ ये सोच के तैयारी किया है कि मैंने ये चीज़ तैयार करनी है, मैंने ये टॉपिक तैयार करना है, तो इसे तैयार करना है। जब डेट शीट आती है, उसके बाद जाके फिर बंदा थोड़ा प्रेशर फ़ील करता है कि चलो अब मेरे पास 20-25 दिन है, सब कुछ रिवाइज़ करना है। लेकिन जो शुरू का टाइम है, वो आप जितना रिलैक्स होके, जितने अच्छे तरीके से तैयारी करें, चाहे वो इंटरव्यू है या चाहे वो आपका रिटर्न है।
वो उतना ही आपको बेनिफिट देगा। जितना आप अपने सर पे सवार करके करेंगे ना, वो उतना ही आपके लिए नुकसानदेह चीज़ साबित होती है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी को उस चीज़ से बचा के रखना है कि जिस टाइम पे जो काम आपका करना चाहिए ना, आप वही करें। तैयारी के टाइम पे आप प्रेशर ले रहे हैं और प्रेशर के टाइम पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बैलेंस नहीं बनता। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए एक बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। वो आप डे 1 से कर लेंगे तो आखिरी दिन आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बीच में उसे लूज़ कर देंगे या आप मेंटेन नहीं रख सकते, तो फिर आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब ये बताइए कि जो एक स्टूडेंट है, आज ये मोबाइल की जो वबा है, आपने तो मोबाइल को पॉजिटिव यूज़ किया। इस मोबाइल से, इन सोशल मीडिया से स्टूडेंट का बचना कितना ज़रूरी है ताकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ देखे तो अपनी मुतल्लिका चीज़ों को, पेपर को, वीडियोज़ को देखे। इससे कैसे आपने मोबाइल की खराफात से कैसे आप बचे? सर, आजकल का दौर ऐसा है कि हर बंदे के हाथ में ये इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे बचने के लिए ये है कि आप टाइम स्पेसिफिक कर लें, या अब तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि आप अपनी ऐप्स के ऊपर लॉक लगा लें कि 15 मिनट के बाद वो ऐप खुद ही शट डाउन हो जाएगी। आप उस ऐप को जितना भी चाहें आप ऑन नहीं कर सकते। टाइमर सेट कर लें, या आप अपने फ़ोन में एक टाइमर लगा लें कि आपने कितने टाइम के लिए इस ऐप को यूज़ करना है। वो फिर अलार्म आपको बता देती है कि आपका इतना टाइम हो गया है, तो आप अब फ़ोन वगैरह साइड पे रख दें या इस तरह। अगर आपकी ज़्यादा ही आदत है तो आप सुबह उठ के थोड़ी देर थोड़ा बहुत पढ़ के फ़ोन देख लें, उसके बाद फिर आधा घंटा बीच में जब भी आप ब्रेक लें उस टाइम पे देख लें। लेकिन ये नहीं कि हर 1 मिनट बाद आप अपना फ़ोन चेक कर रहे हों। तो जितना ये तैयारी के अंदर आपको पॉज़िटिवली फ़ायदा देता है, उतना ही ये किसी भी बंदे को नेगेटिव भी दे सकता है कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। तो वो टाइमर वाली जो टेक्नीक है वो ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है राबिया इसमें। नूर जो है अब असिस्टेंट कमिश्नर है, और जब वो सीट पर बैठेगी, जब सरकारी गाड़ी आएगी, सरकारी प्रोटोकॉल होगा, सरकारी घर होगा, उस वक़्त राबिया नूर का रवैया लोगों के साथ कैसा होगा? से मैं तो उम्मीद करती हूँ कि जैसा अभी है वैसा ही हो, और पूरी कोशिश भी यही होगी कि अभी मैं जैसे लोगों को डील करती हूँ उसी तरीके से मैं लोगों को डील करूँ। जो मेरे वालिद साहब हैं वो एक गवर्नमेंट उन्होंने जॉब की हुई है, तो मैं अपना यहाँ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब भी उनकी 30 से 35 साल की सर्विस है, मैं जब भी उनके साथ उनके ऑफिस में जाती हूँ ना, तो सारे लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि ये वाहिद बंदे हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ या किसी भी चीज़ को, किसी भी लोगों को नुकसान पहुँचाए बगैर एक अच्छे रवैये को लेकर अपना सारा काम किया है। तो मैं यहाँ पर अपने वालिद साहब से चीज़ें सीखना भी चाहती हूँ, और जो चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं या जो रिस्पेक्ट या जो ऑनेस्टी उन्होंने अपने काम को दी है, वही मैं अपनी ज़ात के अंदर फ़ॉलो करके आगे लेके जाना मेरी चाहती जो बेटी राबिया नूर है, जो असिस्टेंट कमिश्नर है इस वक़्त मेरे सामने बैठी, ये अब शादी किससे करेगी? कैसा लड़का पसंद करेगी? घरवालों की बात मानेगी, अपनी मनवाएँगी? यानी कि एक अब आपका जो ख़ामंद होगा, वो कैसा होना चाहिए? सिर्फ मैं अपनी ये ज़िम्मेदारी या अपनी ये चीज़ जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ती हूँ कि वो जिस भी चीज़ का फ़ैसला करेंगे या जो भी डिसाइड करेंगे। लेकिन वैसे अगर स्किल्स की बात की जाए, तो एक बंदे के अंदर डिसीजन मेकिंग की स्किल या लर्निंग स्किल, इस तरह की जो क्वालिटीज़ हैं या जो स्किल्स हैं, वो लाज़मी होनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ़ को भी आगे सीख सके और दूसरे भी शख्स को मौका दे कि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके।